Preview. आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज। मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का। तो देखते हैं क्या है आज की खबरों में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बक्सर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अपनी खराब नीतियों के कारण ही आज कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है। दूसरी ओर वोटिंग मशीन में गड़बड़ी के दम पर भी भाजपा अब तक सत्ता पर काबिज है। उन्होंने कहा है कि आज यदि वोटिंग मशीन में गड़बड़ी नहीं की जाए तो भाजपा के लिए भी जीत आसान नहीं है। जिनकी कथनी और करनी में अंतर है उन्हें हर हाल में रोकना है। देश में हर हाथ को काम देने से ही गरीबी और बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है। वहीं गुरुवार को पहली बार चुनावी प्रचार में बसपा सुप्रीमो मायावती निकली। इस दौरान बक्सर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की कथनी और करनी शुरू से ही बड़ा फर्क रहा है। अपनी करनी के चलते आज कांग्रेस सत्ता से पूरी तरह से बाहर हो गई है। कांग्रेस की कार्यप्रणाली में काफी अंतर होने के कारण अब सत्ता में वापसी आसान नहीं है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि ठीक उसी तरह वोट पाने के लिए भाजपा भी अनेक प्रकार के प्रलोभन दे रही है और वादों की लंबी फेहरिस्त जारी की है, लेकिन भाजपा ने अपने 1/4 वादों को भी पूरा नहीं किया। आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही उन्हें उचित भागीदारी भी दी है। जिनको कामयाब बनाने के लिए पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज आपकी यहाँ इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने प्रदेश से अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी खासकर दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है। इससे जिस कारण ही फिर हमें बीएसपी को बनाने की जरूरत पड़ी है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अंग्रेजों के जाने के बाद आजाद भारत में जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आजाद भारत की पहली केंद्र की सरकार में वो लॉ मिनिस्टर बने थे, कानूनी मंत्री बने थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को ये कहा था कि मैंने भारतीय संविधान में एससी व एसटी वर्गों के लोगों को जो जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए जो इन्हें आरक्षण की सुविधा दी है, खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा दी है उसका पूरा लाभ इन वर्गों को नहीं मिल पा रहा है।
इसलिए केंद्र की सरकार को इनको सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि इन वर्गों को आरक्षण का पूरा लाभ मिल जाए। एससी व एसटी वर्गों के लोगों को उस समय तक अति पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं थी। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार को ये कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के तहत उन्होंने व्यवस्था की थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की, तो बाबा साहब ने उस समय कांग्रेस की सरकार को ये कहा, तो उन्होंने ये कहा कि जो इस देश में एससी एसटी के अलावा जो अन्य और भी जातियां हैं जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं, तो बाबा साहब ने कहा कि आप उनको भी आरक्षण दीजिए एससी एसटी की तरह। इसके लिए आप कमीशन बनाइए। लेकिन उस समय केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहब की इस बात को नहीं माना, जिससे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत दुखी हुए। और इतना ही नहीं, हिंदू कोड बिल के जरिए वो ये चाहते थे कि इस देश की महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर का हक मिले। और भी बहुत से कारण थे जिसकी वजह से तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ये लगा कि जब कांग्रेस पार्टी बाबा साहब की बात को नहीं मान रही है, संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, तो फिर बाबा साहब ने ये फैसला लिया कि ऐसी सरकार में लॉ मिनिस्ट्री के पद पर बैठने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद आप लोगों को ये मालूम है, कांग्रेस पार्टी ने अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। पहले काका कालेलकर कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दी। मंडल कमीशन बना, तो उसकी जब रिपोर्ट आई तो कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया। लेकिन जब केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, श्री बीपी सिंह की सरकार बनी, तो उस समय वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो वो चाहते थे कि बीएसपी का भी समर्थन उनको मिलना चाहिए। हमारे कई मेंबर पार्लियामेंट थे लोकसभा में। उस समय मैं भी 1989 में लोकसभा में चुनाव जीत कर आई थी। तो हमने श्री बीपी सिंह को ये कहा था, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना मिनिस्ट्री चाहिए, ना कुछ चाहिए। हम आपको 2 शर्तों पर आपको बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। एक तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको कांग्रेस ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया था, उनको सम्मानित किया जाए। दूसरा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। हमारी इन दोनों शर्तों को श्री बीपी सिंह की सरकार ने मान लिया और उस समय फिर बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है, आज चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, सभी पार्टियां जो दलितों, आदिवासियों के आरक्षण की बात कर रही हैं, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात कर रही हैं, सही बात तो ये है कि ये सारी की सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी एंड कंपनी के लोग नहीं चाहते हैं कि इन वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान के मुताबिक आगे बढ़ने का मौका मिले। ये तो जो थोड़ा घना लाभ मिल रहा है बीएसपी की वजह से मिल रहा है, और यदि बीएसपी नहीं बनती तो अब तक ये रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया जाता। बीएसपी के बनने के कारण ये दबाव में आकर थोड़ा घना ये आरक्षण दे रहे हैं। और अब पिछले काफी वर्षों से आपको मालूम है, जब कांग्रेस ने भारतीय संविधान के हिसाब से अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया, बाबा साहब को लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना पड़ा और फिर हमें बीएसपी बनाने की जरूरत पड़ी। आगे चलकर फिर हमें बीएसपी बनाने की जरूरत पड़ी। और इतना ही नहीं, कांग्रेस की दोगली नीति की वजह से, कथनी और करने में अंतर होने की वजह से कांग्रेस केंद्र और ज्यादातर राज्यों की सत्ता से बाहर हो गई और अब पिछले काफी वर्षों से बीजेपी
एवं इनके सहयोगी दल केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। साथ ही इनकी भी यानी कि बीजेपी की भी ज्यादातर जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनत कश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक भी इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड के बारे में ये खुलासा किया और अखबारों में भी ये खबर छपी कि इस देश में तो कांग्रेस, बीजेपी, अन्य जो और भी विरोधी पार्टियां हैं बीएसपी को छोड़कर ये जो पार्टियां हैं इन्होंने बॉन्ड के जरिए इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए व चुनाव आदि लड़ाने के लिए अरबों खरबों रुपया इन्होंने लिया है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है। उस रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए व चुनाव आदि लड़ाने के लिए किसी भी पूंजीपति से एक भी रुपया नहीं लिया है, बल्कि हमारी पार्टी तो हर साल बीएसपी की मेंबरशिप के जरिए व जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके, चुनाव के मौके पर भी कार्यकर्ताओं से थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाती है व चुनाव आदि भी लड़ाती है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। जब यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी तो हमारी पार्टी की सरकार ने किसानों को समय से सस्ते साधन खेती करने के लिए उनको सस्ते साधन उपलब्ध कराए और उनकी फसल का भी हमारी सरकार ने किसानों को उचित दाम दिया है, समय से दिया है और उचित दाम दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में
पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण तो अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व RSS की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंदशाई हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही जुर्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यह पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। और अब ये विरोधी पार्टियां ऐसे में अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब जिन पर से
देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। और यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में पार्टी के बिना जारी किए गए घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनके अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका अस्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। आप लोगों को ये मालूम है, पिछले कुछ समय से केंद्र की सरकार जो गरीब लोग हैं तो उनको मुफ्त में राशन देकर फिर उसकी आड़ में या छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, उसकी आड़ में फिर वो उनसे वोट मांगती है और उनको ये कहती है कि बीजेपी और आरएसएस ने आपको फ्री में राशन दिया, इसके एवज में आप बीजेपी को वोट दीजिए, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जिसमें तिल भर भी सच्चाई नहीं है। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पूरे देश में जो गरीब लोगों को फ्री में थोड़ा राशन दिया जा रहा है, तो ये बीजेपी आरएसएस की देन नहीं है, बल्कि पूरे देश में जो जनता टैक्स के जरिए केंद्र की सरकार को पैसा देती है, उस पैसे से ये फ्री में राशन आपको दिया जा रहा है। तो इसमें बीजेपी और आरएसएस की कोई मेहरबानी नहीं है, ये आप लोगों का ही अपना पैसा है। इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। आप लोग अपना नमक खा रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस का नमक नहीं खा रहे हैं। आप टैक्स से पैसा भारत सरकार के पास जो देते हैं, उससे आप लोगों को थोड़ा घना ये फ्री में राशन देते हैं। तो इसके भी बहकावे में आप लोगों को आकर अपना वोट बीजेपी को नहीं देना है। और वैसे भी इनकी ये यानी कि जो गरीब लोग हैं, इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो उनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है।
तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को या कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी प्रभावी व ठोस कदम उठाए जाएंगे और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा पार्टी व मूवमेंट के हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने आपके बिहार प्रदेश में जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो और उनमें से कुछ प्रत्याशी यहाँ आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के केंद्रीय व स्टेट के कोऑर्डिनेटर तथा स्टेट की पूरी कमेटी व यहाँ के अन्य सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ अपनी पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को आपके क्षेत्र के, क्योंकि बक्सर में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो आपके इस क्षेत्र के खास तौर से बक्सर लोकसभा की सीट से हमने श्री अनिल कुमार चौधरी को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो अति पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और पूरे बहुत ही सामाजिक हैं। और आपके क्षेत्र को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, आप लोगों ने यदि इनको जिताकर भेज दिया तो आपके क्षेत्र को जरूर ये विकसित करने के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे। आपके अपने ऐसे मिशनरी साथी श्री अनिल कुमार चौधरी को हमने यहाँ बक्सर लोकसभा की सीट से हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। तो ऐसी आज की अहम खबर, ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।